अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास हमने 6 लेक्चर्स पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 7 के रिलेटेड जो ना, ठीक है। और छठे लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। अभी ये 7th लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं हम, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, नेचुरल सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो ये चेक करना कि कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है जी। उनमें से जैसे देखिए यहाँ पे एक जिक्र किया गया किसका, कोल का, नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस, और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोलियम की, जहाँ से हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना इन चीज़ों से मिलते हैं जो, ठीक है। पेट्रोलियम यानी आप यूँ समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ना, यानी ये मुख्तलिफ तरह की फार्म्स हैं, इनमें पाए जाते हैं कुदरती तौर पे। कोल को देख लें, नेचुरल गैस को देख लें आप, और इसके अलावा क्या पेट्रोलियम जो ना। अब जब यानी हम इनके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आया कि ये हमारा जो कोल है इसमें से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, किन किन। अब यानी जैसे कह रहे हैं कि कोल जो ना, ये किसी एक सब्सटेंस का नाम नहीं है, ये किसी सिंगल कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ द क्या जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कम्बिनेशन है। क्या जी मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक है, नहीं ऑर्गेनिक है, लेकिन ज़्यादातर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ना, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए जो ना, क्या ज़्यादातर जो इसमें क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं जो ना, ठीक है। अब यानी जैसे कि एक एक को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते चले जाते हैं। तो ये नेचुरल सोर्सेज की बात हो रही, तो अभी हम किसको जो ना सिर्फ क्लिक करते हैं यहाँ पे किसको, कोल को। तो ये देखिए ये क्या है, एक ब्लैकिश जो ना कम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का जो ना ये क्या है, एक कम्प्लेक्स किस्म का क्या होता है, मिक्सचर होता है जो ना, ठीक है। अब यानी कोल जो ना ये खुद बना कैसे, नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, यानी कैसे ये वजूद में आया, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब यानी जैसे कि ये कोल के बारे में बेशुमार नज़रियात है जो ना, लेकिन उनमें से एक थ्री है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक थ्री जो ना। इस थ्री का क्या कहना है, कहता है जी कि आज से ना लाखों साल पहले जो ना कुछ जो प्लांट्स थे ना, ये ज़ेर ज़मीन दफन हुए। अब उन यानी क्या हुआ, जिन्होंने कि ये जो प्लांट्स थे जो ज़ेर ज़मीन दफन हुए, मुख्तलिफ तरह के ट्रीज जो थे, जब ये ज़ेर ज़मीन जो ना ये क्या हुए, दफन हुए, तो इनके साथ क्या हुए, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, एक स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। वो जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको हम नाम क्या देते हैं, कार्बोनाइजेशन का। तो कार्बोनाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है दैट इज द स्लो प्रोसेस। अब यानी जैसे कि यहाँ पे बुक के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन उन्होंने डाल दिया कि इसमें कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दरमियान जो ना, बेसिकली कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द वुड इनटू द कोल। ये जो स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं ना, जिससे यानी वकूफ़ पज़ीर होने के लिए हज़ारों लाखों साल लगते हैं जो ना, उससे बेसिकली क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन का नाम दिया जाता है। अब इसमें क्या होती है, आपकी वुड जो होती है मुख्तलिफ तरह की फार्म से गुजरती है, और अल्टीमेटली जो ना कि इसमें जो ना यानी कि एक आला नस्ल के कोल में बदल जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर का मैंने नाम दिया है जो ना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जो ना, उसके अंदर से यानी कि उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जिसको मैं लेटर ऑन क्या करूँगा, आपके सामने डिफाइन भी करूँगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल होती क्या है, उस पर हम बात करेंगे जो। तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक यानी मुख्तलिफ तरह के जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के, उनको इनसे आइसोलेट कर दिया जाता है। तो मैंने जैसे ये आपको ये बताया कि ये जो हमारा क्या होता है, कोल जो होता है, ये एट अ टाइम कम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है किसका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, मेजॉरिटी होती है वहाँ पे। अब जब देखिए, जब मैं इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको करके दिखाऊंगा ना, वहाँ इसको मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स में जब आइसोलेट करूँगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर जो ना ये किस नेचर के कंपाउंड्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। एनीवेज तो ना, तो अब यानी जैसे कि मैं जैसे ये बात कर रहा था कि जो डेड रिमेन्स होते हैं किसके, प्लांट्स के, उनके साथ क्या हुआ, एक स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। बैक्टीरिया की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ना क्या हुआ, उनके साथ जो ना एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, और अल्टीमेटली जो ना ये जो आपकी जो वुड थी, वुड अल्टीमेटली किस में, कोल में बदल गई। वुड अल्टीमेटली किस में, कोल में बदल गई जो ना, ठीक है। तो अब यानी जैसे कि यानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक लिंक देते, तो थोड़ा सा एक टॉपिक इसके साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं कि किस हवाले से हम बात कर लेते हैं, कार्बोनाइजेशन के हवाले से। ये कार्बोनाइजेशन क्या होती है, कार्बोनाइजेशन
द कन्वर्जन ऑफ वुड द कन्वर्जन ऑफ वुड into coal is called कार्बोनाइजेशन। ठीक हो गया जी, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे देखें ये जो मैंने कहा ये कार्बोनाइजेशन चूँकि एक स्लो प्रोसेस का नाम है। अब बेसिकली क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम आमतौर पे ये जो वुड होती है ना, इसमें कार्बन का कंटेंट कितना होता है, 40%। क्या जी, वुड के अंदर कार्बन कंटेंट क्या होता है, कार्बन क्या का जो प्रोपोर्शन होता है ना, कार्बन कंटेंट ये 40% होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब इसके साथ इतनी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना, कार्बोनाइजेशन इसकी होती है ना, तो क्या होता है, ग्रेजुअली जो ना इसमें कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करता चला जाता है। और इस तरह से क्या होती है कि हमारे सामने जो है यानी कोल की मुख्तलिफ तरह की फॉर्म्स बनती चली जाती हैं। अब मशीन देखें ना, जब ये क्या होती है, यानी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो ना इसकी जो कंपोजिशन होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसकी अपीयरेंस, इसकी कंपोजिशन ये क्या होती है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो ना डिफरेंट होती है। तो उन मुख्तलिफ स्टेजेस को क्या किया, कार्बन के कंटेंट की बेस पे ना हमने क्लासीफाई कर दिया है। अब इन जैसे कि कार्बोनाइजेशन के दौरान होता क्या है कि बेसिकली जो वुड होती है ना, ये पहले किस में बदल जाती है, पीट के अंदर। यानी जब इसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है 60% होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस कोल होता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है वो किस में बदल जाता है, वो एंथ्रासाइट के अंदर जो ना। अब ये जो एंथ्रासाइट है ना, ये क्या, ये एक आला नस्ल का कोल कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, इसे क्या मानते हैं हम, एक आला नस्ल का। ये सब जो सुपीरियर टाइप है ना किसकी, कोल की, वो आपकी क्या होती है, एंथ्रासाइट होती है। यानी मैं ये कहूँगा कि जो फाइनल फॉर्म है आपकी कोल की जो ना, ठीक है, सबसे जो मेच्योर फॉर्म बन गई आप जो ना, ठीक है, ये प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद जो इसकी फॉर्म बनी उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट का नाम देते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये क्या हुआ, कार्बोनाइजेशन के दौरान वुड जो होती है ये किस में बदल रही है, पीट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोकेमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। देन क्या जी, पीट हुआ, पीट के बाद क्या है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बाद क्या है, बिटुमिनस कोल, BITU, बिटुमिनस कोल। एंड देन देखिए क्या जी, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, कार्बन कंटेंट वेरी कर रहा है। वुड के अंदर मैंने क्या बताया, कार्बन कंटेंट कितना है, 40%, इसमें कितना है 60%, इसमें कितना है 70% हो गया। ठीक है, लिग्नाइट के अंदर यहाँ पे कितना होता है, कार्बन कंटेंट 80% होता है। और इसके अंदर क्या जी, एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन कंटेंट क्या है, ये 90% पाया जाता है। तो कार्बन के कंटेंट की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ तरह की फॉर्म्स में यानी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने की पोजीशन में होते हैं जो ना। ठीक है, अब ये जो होती है पीट या लिग्नाइट वगैरह, ये क्या, ये घटिया नस्ल का कोल होता है। ठीक है, तो ये यानी जैसे जैसे इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो इसकी क्या होगी, इसकी टाइप में, इसकी वैरायटी में, यानी आप ये कहेंगे इसकी क्वालिटी में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, ये देखिए हमने ये देखा कि जैसे देखिए वो लाखों साल का जो प्रोसेस है उसके गुजरने के बाद अल्टीमेटली आपकी वुड जो ना ये क्या है, इसमें बदल जाती है। और इसके बारे में मैंने कहा था ये क्या है, एक ब्लैकिश मिक्सचर है मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो। ठीक है जी, और कौन से कंपाउंड जो ना, कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ना। ठीक है, इसके अलावा इसमें थोड़ी सी डिपोजिशन होती है कि इसकी सल्फर की और नाइट्रोजन वगैरह की भी। ठीक है, उसके उनके कंपाउंड की भी जो ना, लेकिन मेजर इसके कंपाउंड्स इस तरह के हैं, ये माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये नहीं जैसे कि जब ये हमें एंथ्रासाइट मिला तो मैंने ये बताया कि ये कंपाउंड नहीं है। तो इस मिक्सर के अंदर से मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट कैसे किया जाता है, तो इसे हम क्या करते हैं, खास तरह के प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल कहा जाता है। अब ये देखिए, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल जो ना, ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें से क्या करने पड़ेंगे, हाईलाइट करने पड़ेंगे, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। इनके बारे में डेफिनेशंस आ सकती हैं, पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में जाके आपको बताने की कोशिश करूँगा इसकी जो मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस है उनके बारे में। ठीक है, इतनी तफसील से यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बहरहाल चलें आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं हम किसकी, तो देखिए इसे द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल in the
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन is called destructive distillation of the coal. Distillation of coal, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यानी जैसे कि ये तो होगी ना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, क्या क्या प्रोड्यूस होता है। यानी बेसिकली आप कोल को क्या कर रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो ये आपने क्या करना है, ये साथ ही साथ ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है। अगर आप ये साथ साथ इसको अप्रोच ना कर सकें तो थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करके आप अपनी डेफिनेशन नोट करें और फिर आगे चलें। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये क्या है बेसिकली, ये देखिए इसे, इसमें जब यानी कोल की क्या की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है ना, तो इसकी चार तरह की फ्रैक्शंस एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती हैं। एक क्या होती है, यानी जैसे कि एक होती है आपका कोल गैस, ठीक है, यानी जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इससे आइसोलेट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स इससे आइसोलेट होंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो कोल गैस है, दूसरा क्या जी, मदर लिकर है, अमोनिकल लिकर, सॉरी अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर और कोल गैस को, सॉरी कोल तार, then third fraction that is the coal tar, and finally coke। ठीक है, उर्फ़े आम में देखें जैसे आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, ये जो कोक होता है ना उसको मौसूम करते हैं किसके साथ, कोल के साथ, कोयला जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं ना, यानी बेसिकली ये उसके साथ इसको तशबीह देते हैं। हालांकि ये कोल और चीज़ है, कोल इज़ समथिंग डिफरेंट जो ना, ये क्या, ये एक सिंगल चीज़ हम बात कर रहे हैं, वो कार्बन जो होता है, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल जो है, जब कोल के अंदर से हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो एक क्या आता है कि ब्लैक सॉलिड हमें मिलता है जो ना। ठीक है, आमतौर पे ये जैसे कि भट्टू वगैरह पे आपने वो देखा होगा, कोक जो ना, जिसको हम क्या करते हैं, यानी ये इंटे वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये वो कोक है जिसमें क्या होता है 98% प्रोपोर्शन किसका होता है, कार्बन का होता है। 98% प्रोपोर्शन किसका होता है उसमें, यानी आप ये देखिए अगर इसमें चेक करें तो वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब यानी देखना ये कोल गैस क्या है, देखिए ये कोल गैस दैट कंप्राइजेस मीथेन, ये मिक्सचर है बेसिकली किसका, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का। एक मीथेन इसमें होती है, हाइड्रोजन गैस एंड दैट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब अगर आप देखिए मीथेन जो ना, ये क्या है, ये भी एक फ्यूल है, इसे हम क्या करते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का जो अमेज़ा होता है ना, जो इसका मिक्सचर होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली वाटर गैस कहा जाता है। और ये भी क्या है बेसिकली जो ना, ये एक फ्यूल के तौर पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ना, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्पेशली मेटलर्जी के दौरान हम क्या करते हैं, इस वाटर गैस को एज फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा क्या, ये कोल गैस का एक तरह का फ्यूल ही इस्तेमाल होता है, जो हम कहाँ से गेन कर रहे हैं, थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल जो ना। नो व्हाट इज द अमोनिकल लिकर जो ना, अमोनिकल लिकर क्या है, देखिए मिक्सचर ऑफ द अमोनिया and that of the water vapors, ammonia along with water vapors, that is given the name as ammonical liquor। इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अमोनिकल लिकर का नाम देते हैं जो ना। देखें अमोनिया अलॉन्ग विद वाटर दैट इज गिवन द नेम एज अमोनिकल लिकर जो ना। अभी जो अमोनिकल लिकर होता है ना, यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ समझ लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जो ना। इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के ना अमोनियम सल्फेट नामी एक कंपाउंड तैयार किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या है, जो यानी जिसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये जो एक बीच में से क्या, ये इनऑर्गेनिक नेचर के ये कंपाउंड जो ना इसमें से क्या हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं इस मिक्सचर के अंदर से। तो मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, तो बेसिकली वो क्या है, बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, मिक्सचर होता है। अब ये देखिए इससे आगे क्या है, ये कोल तार आ गया है। ये एक क्या था, ये ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड होता है। बेसिकली कोल तार क्या है, दैट इज़ अ ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड जो ना। ठीक है, विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सो मेनी हाइड्रोकार्बन्स, so many organic compounds and majority of them they are of aromatic nature। ठीक है, उनमें से जो मेजॉरिटी है वो किसके एरोमेटिक नेचर की होती है जो ना। अब इन जैसे कि कोल तार की जो मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस है उसमें से चंद एक मैं के नाम मैं आपके सामने ले लेता हूँ। देखिए इसमें बेंजीन है, इसमें टॉलिन है, इसमें एनालिन है, इसमें फिनोल वगैरह है।
इसमें फिनोल वगैरह। ये क्या है, ये हमारे इसके अलावा इसमें ईथर वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। तो ये नहीं, जैसे कि चंद एक मैंने क्या किया आपके सामने एरोमेटिक की और चंद एक जो ना मैंने नॉन एरोमेटिक के नाम लिए, लेकिन एरोमेटिक के अंदर से कौन कौन सी, इसमें बेंजीन है, इसमें फिनोल है, इसमें एनालीन है, ठीक है, इसमें टॉलिन है, इसमें क्या टॉलिन है, ये कौन सी, ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं। तो ये बेसिकली ये देखिए ये कोल तार जो है, अब ये जैसे कि इस ये जो मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस है, कौन सी एरोमेटिक और यानी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नेचर की जो ना, इन्हें एक खास तरह का प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। वो जैसे कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के में डिफरेंस की बेस पे एक दूसरे से आइसोलेट कर दिया जाता है। और मैंने बड़ी तफसील से ये बताया था कि इसके क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि 2 स्टेप्स होते हैं। हम किसी चीज़ की पहले क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं, देन उसकी कंडेंसेशन करते हैं लिक्विफाई करने के लिए। और क्या जी, कोक जो द रेजिड्यू left behind after the destructive distillation of the coal, that is given the name as coke and that comprises 98% of the carbon जो ना। तो ये देखिए ये मुख्तलिफ तरह की मैंने आपको ये बताई जो ना, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसमें यानी ये जो नेचुरल सोर्स है हमारा कोल जो ना, उससे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे गेन करते हैं। तो आई थिंक सो यानी यहाँ कोल पे बात काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अगले जो 2 नेचुरल सोर्सेज हैं आपके, कौन से, एक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, उस पर हम बात कर लेते हैं।